So hello everyone, welcome to another lecture of mechanics of material, and this is lecture number 17. And today learning outcome is numerical based on statically indeterminate structure. Numerical based on statically indeterminate structure. देखो, चीज़ों को सही से समझने के लिए क्या क्या वेरिएशन हो सकता है, ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है ना। ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। आज हम दो क्वेश्चन इस पे आपको करेंगे, इससे आपको पता चलेगा है ना कि क्या क्या वेरिएशन इस पार्टिकुलर टॉपिक में हो सकता है इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में, है ना। और इससे ज़्यादा एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा। जितना आपको यहाँ करा दिया जा रहा है इससे ज़्यादा किसी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा, इसकी गारंटी है आपको, है ना। सो पिछला लेक्चर 16 में हमने एक क्वेश्चन किया था, है ना। यहाँ पे दो क्वेश्चन और करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या बेनिफिट होता है आज के क्लास का, है ना। सो धैर्य रखना है, थोड़ा पेशेंस रखना है। जब पहली बार पढ़ते हैं ना तो थोड़ा टाइम देना पड़ता है ना। जब ऑनेस्टी से, या तो आपका टीचर हो या तो स्टूडेंट हो, है ना, दोनों को टाइम देकर कोई भी टॉपिक को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है ना। सो लेट अस स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल वन। और अब टाइम को लेकर है जो आप लोग मतलब परेशान नहीं होना है ना। अब पहला बार आप देखिए चीज़ों को, उसके बाद जब सेकंड बार देखना है तो क्या करना है, वीडियो को 1.5 पे चला दीजिए। स्पीड तो उसमें बढ़ाने के लिए आता है ना यूट्यूब में, तो स्पीड को क्या कीजिए, चेंज करके सेकंड बार में देखिए, है ना। जब रिवीजन आप करते हैं तो स्पीड को क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, है ना। सो ये क्वेश्चन कहता है कि सर्कुलर वायर ABCD इज रिजिडली फिक्स्ड एट A एंड D पे क्या है, फिक्स है, एंड इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल फोर्स एज शोन इन द फिगर। पहला पूछ रहा है कि फाइंड द रिएक्शंस, डिटरमिन द रिएक्शन, मतलब RA और RD निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है, RA और RD निकालना है। सेकंड पूछ रहा है कि द फोर्सेस इन द ईच पोर्शन ऑफ द बार, फोर्सेस इन द ईच पोर्शन ऑफ द बार, है ना, फोर्सेस इन द ईच पोर्शन ऑफ बार। ये तीनों ABBCD जो तीन यहाँ पे सेगमेंट्स है, तो तीनों में क्या पूछ रहा है, फोर्सेस पूछ रहा है ना। एंड लास्ट पूछ रहा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट B एंड C, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट B एंड C। ये पॉइंट B और C का क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, कितना इसमें मूवमेंट आएगा, ये तीन क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि बनाते हैं ना तो कम से कम 5 to 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका कवर हो जाता है ना। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें रिएक्शन निकालना है ना, रिएक्शन निकालना है कि नहीं। अब देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, जब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, AB का क्रॉस सेक्शन एरिया 1000 mm² दिया है, BC का 1500 और CD का 2000। लेंथ अलग अलग दिया हुआ है, 1.5 मीटर, 2 मीटर एंड 1.5 मीटर। तो ये सब मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे, A1 A2 A3 L1 L2 L3 सारा वैल्यू ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो यहाँ से बना दोगे, है ना। RA प्लस RD बराबर कितना हो गया, 230 किलो न्यूटन। 80 प्लस 150, 230 किलो न्यूटन, है ना। अब देखो एक तरीका क्या हो सकता है ना, एक तरीका अभी इसको उतारना नहीं है, 5 मिनट सिर्फ ध्यान से आपको सुनना है ना। 5 मिनट ध्यान से सुनना है, साथ में लिखना नहीं है इसमें, है ना। सो इस टाइप का मैंने क्वेश्चन कराया था, लेकिन वहाँ पे सेक्शन क्या था हमारा, यूनिफॉर्म था। वहाँ पे सेक्शन क्या था, यूनिफॉर्म था, है ना, यूनिफॉर्म था, ठीक है। अब देखो कि जो मैं तरीका पिछला बार बताया था आपको, जो तरीका बताया था, आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप 80 किलोमीटर को कंसीडर करेंगे एक बार, है ना। 80 किलोमीटर को एक बार कंसीडर करेंगे और सेकेंड टाइम क्या करेंगे, 150 को कंसीडर करेंगे, ठीक है। चलो इसको एक बार करके ही देखते हैं, उसके बाद पता चलेगा कि क्या गलती तुम लोग कर सकते हो, है ना, क्या गलती है जो इसमें हो सकता है। तो ए है, ये D है ना। एक बार मान लेते हैं इसको R1, इसको मान लेते हैं, एक बार R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, ठीक है।
यहाँ पे कितना लग रहा है 80 किलो न्यूटन, यहाँ पे 80 किलो न्यूटन लग रहा है ना। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 मीटर एंड 1.5 मीटर, कितना 3.5 मीटर, और ये कितना है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। तो यहाँ से आप एक बार R1 आप निकाल लेंगे, R1 निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा टोटल फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम बी 3.5। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, इसको लिखना नहीं है अभी। 3.5 डिवाइडेड बटा क्या होता है टोटल लेंथ, तो 1.5 प्लस 3.5 5, तो 5 सतह 35 हो गया 0.7, और 8 सतह 56 कितना हो गया 56 किलो न्यूटन। ठीक है, अब देखो दूसरी बार क्या करेंगे, दूसरी बार क्या करेंगे, ध्यान से देखना है इसको। दूसरी बार क्या करेंगे, मतलब करेंगे नहीं, क्या करोगे तुम लोग ये बता रहे हैं। दूसरी बार क्या करेंगे कि 150 किलोमीटर यहाँ पे लगाया हुआ है, तो 150 किलोमीटर यहाँ पे लगा देंगे, है ना। और इसको मान लेते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन डेवलप हो रहा है कितना R3 डेवलप हो रहा है, और यहाँ पे हो रहा है R4 हो रहा है। ठीक है, ये डिस्टेंस आपको पता है 1.5, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला ये डिस्टेंस हो जाएगा 3.5। फिर से एक बार R3 निकालेंगे, R3 निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल फोर्स 150 है ना, इनटू डिस्टेंस फ्रॉम बी यहाँ से कितना 1.5 डिवाइडेड बटे 5, सो 5 तीजा 0.3 यहाँ हो गया, 15 तीजा 45 हो गया 45 किलो न्यूटन। उसके बाद अब क्या करेंगे फट से कि आर निकालना है सर, तो आर बराबर आप लिख देंगे R1 प्लस R3, चूंकि एक्चुअल स्ट्रक्चर में क्या है दोनों है ना, दोनों है। तो आपका आंसर आ जाएगा 56 प्लस 45, 56 प्लस 45 101 है ना, 101 किलो न्यूटन, 101 किलो न्यूटन। आपका आंसर आ जाएगा 101 किलो न्यूटन। बट क्या ये सही है, क्या ये बनाया हुआ सही है, क्वेश्चन ये है कि क्या ये बनाया हुआ सही है ना। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये क्या है बिल्कुल ही गलत है ना। सोचोगे क्यों, क्योंकि जो ये हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ये फार्मूला किसके लिए है, हाँ ये फार्मूला यूनिफॉर्म सेक्शन के लिए था। किसके लिए था, यूनिफॉर्म सेक्शन के लिए था। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या है सेक्शन चेंज हो रहा है। चलो तुमको याद दिलाता हूँ, देखो यहाँ पे देखो जितना भी सोल्व किए हैं ये सब क्या है सेक्शन यूनिफॉर्म है, थ्रू आउट द एरिया ऑफ सेक्शन क्या है हमारा सेम है, तब ये फार्मूला है जो आया था। कुछ याद है कि नहीं। दूसरी बात, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी किया था, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन किया था, इसमें भी क्या था थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन एरिया क्या था सेम था, तब ये तरीका हम लगाए थे, है ना। सो ये सब गलती है जो करोगे तो क्या है ये बनाया हुआ हमारा क्या है गलत है ना। चाहो तो आप लोग भी ऐसे बना के उसको क्या करना काट देना, कॉपी में काट देना, है ना। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। सिर्फ क्या तुम एग्जाम में क्या गलती कर सकते हो बताने के लिए ऐसा किया था, है ना। तो जो फार्मूला हमारा एप्लीकेबल है क्या, आर ए बराबर टोटल फोर्स इंटू डिस्टेंस फ्रॉम बी डिवाइडेड बटा एल, आर बी बराबर टोटल फोर्स इंटू डिस्टेंस फ्रॉम फार इन सपोर्ट डिवाइडेड बटा ए। ये किसके लिए है, यूनिफॉर्म सेक्शन के लिए है। और ऑब्जेक्टिव में क्या है 90% क्वेश्चन तुम्हारा यूनिफॉर्म सेक्शन ही रहेगा, है ना ऑब्जेक्टिव में, इसीलिए फार्मूला इंपॉर्टेंस हो जाता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। सब्जेक्टिव में भी यदि यूनिफॉर्म सेक्शन है तो ऐसे करके बनाएंगे, ऐसे इसका यूज करके क्या करेंगे सोल्व करेंगे, है ना। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, अब इसको मैं रफ कर देता हूँ, है ना। मुझे सिर्फ ये बताना था कि एग्जाम में क्या गलती कर सकता है लड़का, है ना, स्टूडेंट्स लोग क्या गलती कर सकता है, इसीलिए इसको बताना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि आप तो क्या देखेंगे क्वेश्चन देखेंगे और फट से बनाना स्टार्ट कर देंगे, है ना। अब देखो रियल में कैसे बनाएंगे, है ना, रियल में किस तरह से बनाएंगे।
चलो ठीक है। ओके, सो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, है ना। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, और जैसे पहले स्टार्टिंग में है जो अलग अलग सेक्शन में, सेक्शन को क्या करते थे, फोर्सेस निकालते थे, उस तरह से इसको सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन इजीली है जो बन जाएगा, है ना। तो देखो यही क्वेश्चन था हमारा। तो सबसे पहले क्या करें, अब ध्यान से देखना है, अब ध्यान से यहाँ से देखना है ना। तो सबसे पहले ए एक्चुअली क्या है, आर ए है, और यहाँ पे क्या है, आर डी है, यहाँ पे क्या है, आर डी है ना। तो सबसे पहले ए बी को कट करो, है ना। जब ए बी को कट करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या लग रहा होगा, लेफ्ट साइड में क्या लग रहा होगा, ओके। सो इस एंड पे ए एंड पे क्या लग रहा होगा, यहाँ से लेफ्ट साइड से रिएक्शन आ रहा आएगा, है ना, रिएक्शन आ रहा आएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए बी पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, आ रहा आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, आ रहा आएगा, ठीक है। अब इस पार्टिकुलर सेक्शन का सबका नाम देता हूँ, चलो इसको 1 देता हूँ, इसको 2 देता हूँ, और इसको 3 देता हूँ, है ना। सो ए बी में, अगर मेंबर ए बी में, सेगमेंट ए बी में फोर्स का वैल्यू देखा जाए तो किसके बराबर होगा, रिएक्शन के बराबर होगा, आर ए के बराबर होगा। तो मान लेते हैं कि ए बी सेक्शन में हमारा जो फोर्स है वो क्या है, P1 है, और P1 का वैल्यू किसके बराबर होने वाला है, आर ए के बराबर होने वाला है। अब BC को देखो, जब BC को कट करेंगे, BC को कट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा था, इस पॉइंट, इस सेक्शन पे बी राइट, आर ए राइट की तरफ लग रहा था, तो यहाँ पे क्या लगेगा, लेफ्ट की तरफ लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, लेफ्ट की तरफ लगेगा। बट यहाँ पे ओरिजिनल सेक्शन में यदि देखो, ओरिजिनल क्वेश्चन में, तो बी पे कितना लग रहा है, 80 किलोमीटर राइट की तरफ भी लग रहा है, तो 80 किलोमीटर राइट की तरफ लग गया। तो नेट फोर्स कितना हो गया बताओ, नेट फोर्स हमारा हो गया 80 माइनस आर ए, 80 माइनस आर ए, है ना, 80 माइनस आर ए, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि हमारा राइट साइड वाला क्या है, पॉजिटिव है, और लेफ्ट साइड वाला क्या है, निगेटिव है ना। तो 80 माइनस आर ए, लेफ्ट 80 माइनस आर ए, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन ए होगा, है ना। ये हम माने हैं कि 80 किलोमीटर आर ए से बड़ा है ना। अभी बड़ा है कि नहीं है, जब इसको सोल्व कर लेंगे तो पता चल जाएगा, है ना। अगर आर ए का वैल्यू 80 किलोमीटर से कम नहीं आया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 80 माइनस आर ए आ गया। सो इस साइड से सी फेस पे कितना आ जाएगा, सी फेस पे 80 माइनस आर ए आ जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए सी फेस पे भी कितना लगेगा, यहाँ पे इस फेस पे 80 माइनस आर ए लगेगा, है ना। अब देखो फोर्सेस इन मेंबर BC कितना हो जाएगा, जितना इसका वैल्यू होगा 80 माइनस आर ए का, तो इसको हम बोल सकते हैं किसके बराबर होगा, P2 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, P2 के बराबर होगा। अब आ जाओ CD पे, CD पे तो देखो यहाँ पे लगाए थे लेफ्ट की तरफ 80 माइनस आर ए, तो इस फेस पे राइट की तरफ 80 माइनस आर ए लगेगा, 80 माइनस आर ए कहाँ लगेगा, राइट की तरफ लगेगा। और ओरिजिनल में देखो, ओरिजिनल स्ट्रक्चर में तो 150 किलोमीटर भी राइट की तरफ लगा रहा है यहाँ पे, तो 150 किलोमीटर लग गया, 150 किलोमीटर यहाँ से लग गया। अब दोनों को क्या करो, ऐड कर दो, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन अलग अलग था, है ना, इसीलिए माइनस किए थे, लेकिन यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, राइट की तरफ ही है। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो 150 प्लस 80 230 हो गया, और माइनस आर ए हो गया, ठीक है। तो इस फेस पे भी कितना आएगा, 230 माइनस आर ए आएगा, 230 माइनस आर ए आएगा। और इसका वैल्यू किसके बराबर होने वाला है, इसका वैल्यू है जो आर डी के बराबर होने वाला है, किसके बराबर होने वाला है, आर डी के बराबर होने वाला है ना। क्योंकि यहाँ से एक्चुअल में क्या लग रहा था, आर डी लग रहा था ना। दूसरी बात हम बोल सकते हैं कि जो CD फेस, जो CD सेगमेंट में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, P3 होगा, और उस P3 का जो वैल्यू होगा वो कितने बराबर होगा, 230 माइनस आर ए के बराबर होगा, 230 माइनस आर ए के बराबर होगा। तो सबका फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे बना लिया, है ना। इससे क्या हो गया, क्लियर हो गया P1 P2 P3 का वैल्यू, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब क्या करेंगे, कंपेटिबिलिटी इक्वेशन तो है, एक इक्वेशन तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, R1 प्लस आर ए प्लस आर डी बराबर 230 किलोमीटर, है ना, स्टैटिक इक्विलिब्रियम से। लेकिन फ्रॉम कंपेटिबिलिटी इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, ये बहुत बड़ा हथियार है ना। ये क्या है, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर सोल्व करने का क्या है, बहुत बड़ा ये हथियार है ना। सो अब देखो ध्यान से, अगर ध्यान से देखो तो सेगमेंट AB में क्या है, नेचर ऑफ फोर्सेस क्या है, टेंसाइल है, क्योंकि सेक्शन से दूर जा रहा है, सेक्शन को क्या कर रहा है,
स्ट्रेच करने का कोशिश कर रहा है, सेक्शन को स्ट्रेच करने का कोशिश कर रहा है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि सर एबी में क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है। एबी में क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है ना, एबी में एक्सटेंशन हो रहा है। उसके बाद क्या है, बीसी में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और सीडी में भी क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। क्योंकि सीडी में बीसी और सीडी में क्या है, दोनों तरफ से इसको प्रेस कर रहा है, फोर्सेस इसको प्रेस कर रहा है ना। जबकि एबी में क्या है, इलोंगेशन हो रहा है ना। सो हम लिख सकते हैं कंपैटिबिलिटी कंडीशन से कि एक्सटेंशन नि बार ए बी होगा जो किसके बराबर होगा, कॉन्ट्रैक्शन नि बार बी सी एंड सी डी के बराबर होगा, है ना। ये दोनों को बराबर होना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा ए सपोर्ट ए और सपोर्ट डी क्या है, फिक्स है। सपोर्ट ए और सपोर्ट डी क्या है, फिक्स है ना। सो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा कंपैटिबिलिटी कंडीशन से, है कि नहीं। सो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि एक्सटेंशन नि बार ए बी है जो डेल्टा 1 है, और कॉन्ट्रैक्शन नि बार बी सी है जो डेल्टा 2 और डेल्टा 3 है ना। तो जो डेल्टा 1 होगा किसके बराबर होगा, डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 के बराबर होगा, डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 के बराबर होगा। अब कुछ नहीं करना है, P1 P2 P3 का वैल्यू हमें पता है, सबका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो डेल्टा 1 को क्या लिख सकते हैं, P1 इंटू L1 डिवाइडेड बटा A इंटू A1, है ना, A इंटू A1। चलो यहाँ पे A1 भी आएगा, A1, ठीक है। P2 इंटू L2 डिवाइडेड बटा E2 इंटू E2 प्लस P3 इंटू L3 डिवाइडेड बटा A3 इंटू E3। लेकिन E1 E2 E3 क्वेश्चन में क्या है, बराबर है। E1 E2 E3 तीनों क्या है, बराबर है। सिर्फ क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज कर रहा था, है ना। मटेरियल क्या है, सेम है, मटेरियल क्या है, सेम है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को देखकर बता सकते हो क्या है, स्टील है ना। ये क्या है, स्टील का बना हुआ, तीनों सेक्शन किसका बना हुआ, स्टील का बना हुआ। लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। सो P1 किसके बराबर था, RA के बराबर था। तो RA इंटू L1 कितना है, 1500 डिवाइडेड बटा A1 कितना है, 1000, है ना। क्योंकि E1 तो तीनों क्या था, बराबर था, तो कट गया। E1 E2 E3 तीनों क्या हो गया, कट गया। P2 का वैल्यू कितना था, 80 माइनस RA। L2 कितना था, 2000। A2 कितना था, 1500, है ना। प्लस P3 कितना था, 230 माइनस RA इंटू L3 कितना था, 1500, अब बटा A3 कितना था, 2000, है ना। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 1.5 RA हो जाएगा, ये 1.5 RA हो जाएगा। यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 80 माइनस RA। इसको जब कट करो तो 20 से 20 कट गया, है ना। और 5 3 15 और 5 24, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे भी 20 से 20 कट जाएगा, है ना। 5 3 15 हो जाएगा, 5 4 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3/4 आएगा, और यहाँ 4/3 आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कितना हो गया, ध्यान से देखो, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो गया, 12 हो गया। अब सिंपल है, इसको सोल्व करना है। 3 4 12 हो गया, एंड 4 4 16 हो गया। सो 4 3 हो गया 12, और यहाँ पे 3 3 9, है ना। अब सिंपल सॉल्यूशन है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 1.5 इंटू 12 से गुना होगा, इधर जाएगा तो, है ना। चूंकि ये कुछ नहीं है तो समथिंग बटा 1 है ना। इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 15 इंटू 12 इंटू 1.5 18 हो गया। और यहाँ पे कितना बचेगा, 80 इंटू 16। इसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है, जब इसको आप सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद जो RA का वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 77.91 है ना। और आपको याद हो तो मैं बताया था कि जो RA का वैल्यू आएगा वो 80 से छोटा आएगा, है ना। इसका मतलब हमारा माना गया डायरेक्शन क्या है, सही है। ध्यान से देखो यहाँ पे, है ना, ये हमने मान के चला था कि 80 किलो RA का वैल्यू क्या है, छोटा है, तभी इधर कॉम्प्रेस कर रहा है ना। चलो तो RA निकल गया, तो RD निकल जाएगा। RD निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ, है ना। चूंकि हमें पता था स्टैटिक इक्वेशन से RA प्लस RD कितना था, 230 किलो न्यूटन था ना, 230 किलो न्यूटन। अरे ए 80 अब प्लस 150 से आया था, है ना। तो कितना था, 230 किलो न्यूटन था। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, कितना आ जाएगा, 152.09 किलो न्यूटन, 152.09 किलो न्यूटन RD आ गया। तो पहला क्वेश्चन था रिएक्शन निकालना, पहला क्वेश्चन था रिएक्शन निकालना, ठीक है। तो फर्स्ट तो निकल गया, RA आ गया 77.91 किलो न्यूटन, और RD आ गया 152.09 किलो न्यूटन, है ना। तो ये तो था रिएक्शन के बारे में। अब देखो हमें क्या निकालना है, P1 P2 P3। दूसरा क्वेश्चन था फोर्सेस इन सेगमेंट्स, फोर्सेस इन सेगमेंट्स। तो P1 तो RA के बराबर था, तो 77.91 हो गया। P2 था 80 माइनस RA, P2 कितना था, 80 माइनस RA, तो 80 माइनस RA 2.09 किलो न्यूटन हो गया।
P3 कितना था 230 माइनस आर है, तो ये हो गया 152.09 किलो न्यूटन। चूंकि ये फाइनली किसके बराबर था P3 अगर याद हो तो P3 का वैल्यू RD के बराबर था, पीछे जाकर देखना है ना, RD के बराबर था। अब हमें निकालना है डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, ठीक है। तो डेल्टा 1 क्या होगा, स्ट्रेसेस इन डिस्प्लेसमेंट इन तो डिफॉर्मेशन इन सेगमेंट 1, तो P1 L1 डिवाइडेड बटा A1 E, सबका वैल्यू पुट कर दो। P1 का वैल्यू पता है, इसको 1000 से गुना कर दिए, उसके बाद लेंथ का वैल्यू 1500 हो गया, डिवाइडेड बटा A1 पता है, E का वैल्यू 2 × 10⁵ है। जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा बताओ। फर्स्ट में क्या आ रहा था, सेगमेंट 1 टेंशन में था, सेगमेंट 1 किस में था, टेंशन में था। इसका मतलब ये क्या होगा, स्ट्रेच होगा, इसमें इलोंगेशन होगा, है ना, इसमें क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। तो प्लस साइन लिख दिए, कितना 0.584 mm, 0.584 mm। डेल्टा 2 इसमें भी कॉम्प्रेशन होना है और डेल्टा 3 इसमें भी कॉन्ट्रेक्शन होना है, ठीक है। तो डेल्टा 2 कितना हो जाएगा, P2 × L2 डिवाइडेड बटा E2 × E। P2 कितना था 2.09, एक बार जब फोर्सेस निकल गया तो क्वेश्चन क्या हो गया, सिंपल हो गया, है ना। L2 कितना है 2000 है, A2 कितना है 1500 है, E है 2 × 10⁵। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो इसका नेचर हमें पता है क्या होने वाला है, एक कॉम्प्रेस हो रहा है, एक क्या हो रहा है, कॉम्प्रेस हो रहा है, इसीलिए इसका क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो माइनस हो गया 0.014 mm, 0.014 mm, है कि नहीं। डेल्टा 3 क्या होगा, P3 × L3 डिवाइडेड बटा A3 × E, सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। इसको सोल्व करने के बाद आएगा, चूंकि ये भी हमको पता है कि ये भी क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो इसका आएगा माइनस 0.570 mm, है ना। लेकिन ध्यान से यदि क्वेश्चन को पढ़ो तो क्वेश्चन में पूछा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट बी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉइंट बी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो जितना तुम्हारा AB सेक्शन में एक्सटेंशन होगा उतना ही पॉइंट बी में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, उतना ही से पॉइंट बी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस कर जाएगा, है ना। तो पॉइंट बी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डेल्टा 1 के बराबर होगा। डेल्टा 1 कितना है 0.584 mm, 0.584 mm, है कि नहीं, ठीक है 0.584 mm, है ना। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, टेंशन हुआ तो राइट की तरफ हुआ, क्यों राइट की तरफ क्यों हुआ, ध्यान से देखना, क्योंकि ए तो क्या है, फिक्स है, ए वाला क्या है, फिक्स है, तो इधर तो जाना नहीं है। तो बी की मजबूरी है कि ये बेचारा किधर मूव करेगा, ये राइट की तरफ मूव करेगा, ये किधर मूव करेगा, राइट की तरफ मूव करेगा। चलो बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पूछा था डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट सी का डिस्प्लेसमेंट पूछा था, है ना। तो सी का डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे बताओ, सी का डिस्प्लेसमेंट के लिए ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें निकालना है सी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ये दोनों का जो सेगमेंट ए बी और सेगमेंट बी सी में जो भी डिफॉर्मेशन हुआ है दोनों को जोड़ देंगे, है ना। उतना ही वैल्यू से सी क्या होगा, या तो राइट मूव करेगा या तो लेफ्ट मूव करेगा। अब राइट मूव करेगा कि लेफ्ट मूव करेगा इस बात पे डिपेंड करेगा कि दोनों को ऐड करने के बाद पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है कि नहीं। चलो देखते हैं करके। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट सी कितना हो गया, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, ठीक है। डेल्टा 1 कितना है प्लस 0.584 और डेल्टा 2 कितना है माइनस 0.14 mm, माइनस 0.14 mm, है ना। इसको जब ऐड करेंगे तो आ गया प्लस 0.570 mm, 0 mm, है ना। अब प्लस है इसका मतलब क्या हुआ, राइट की तरफ मूव करेगा। अब देखो इसको चेक करने के लिए बता सकते हो तुम, इसको अगर चेक करो, है ना, तो इसका वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, CD में जो डिफॉर्मेशन हो रहा है उसके बराबर होना चाहिए, CD में जितना डिफॉर्मेशन हो रहा है उसके बराबर होना चाहिए। क्योंकि सी पॉइंट हम बोल रहे हैं कि 0.570 से मूव कर रहा है राइट की तरफ, है ना, यही बोल रहे हैं ना। सी पॉइंट है जो 0.570 से राइट की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इतना ही वैल्यू से CD कॉम्प्रेस हो जाएगा, क्योंकि D का कुछ होना नहीं है, ये तो फिक्स है, ये तो D क्या है, फिक्स है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जितना पॉइंट सी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सेम वैल्यू से CD में क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा। क्या डिफॉर्मेशन सेम आया है, देखो चेक करके देखो, CD में डिफॉर्मेशन कितना आया था, डेल्टा 3 कितना आया था, देखो कितना आया था, है ना। ये तो हमारा यहाँ पे एक क्या है, डायरेक्शन है कि राइट की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन राइट की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, कॉम्प्रेशन आएगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसलिए क्या कितना आया, यहाँ पे माइनस आया था कॉन्ट्रैक्शन के कारण। तो वैल्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड बाय वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। माइनस तो यहाँ पे डायरेक्शन बता रहा है ना, क्यों कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। सो लिख दिया हूँ यहाँ पे विच इज सेम है डेल्टा 3। तो ये बहुत अच्छा सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, है ना, यहाँ से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन तुम गैदर कर सकते हो। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है
3 वायर है, एक स्टील का है, एक ब्रास का है और तीसरा फिर से स्टील का है। ठीक है, लेंथ तीनों का सेम है, लेंथ तीनों का सेम है। दोनों के बीच का जो गैप है ए है, कितना है, ए है। यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है ना। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या है, इस टाइप का जो क्वेश्चन हमने कराया था उसमें जो तुम लोगों ने सोल्व करके बताया था उसका आंसर आ रहा था L/8, है ना। लेकिन उस केस में फोर्सेस का जो एप्लीकेशन हो रहा था वो कहाँ हो रहा था, सेंटर पे हो रहा था, वो सेंटर पे हो रहा था, है ना। वो कहाँ पे हो रहा था, बी पे हो रहा था, सेंटर पे हो रहा था, है ना। इस वार का जो रिजिड वार है उसका सेंटर पे हो रहा था। लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे फोर्सेस सेंटर पे नहीं लग रहा है, यहाँ पे फोर्सेस लग रहा है ए बी के मिडिल में, ए बी के मिडिल में, है ना, ए बी के मिडिल में। ठीक है, तो ये तो आपका क्वेश्चन है और पूछ रहा है कि फोर्सेस का वैल्यू निकालिए स्टील में और ब्रास में, है ना। मतलब P1, P2 और P3 का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड करना है P1, P2 एंड P3, ये तीनों का वैल्यू फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ P, इन टर्म्स ऑफ, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, इन टर्म्स ऑफ P, P के फॉर्मेट में हमें वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये भी दिया हुआ है कि ES बटा EB मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ब्रास का वैल्यू 2 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, अगर सेंटर पे फोर्स लगता, बी पे लगता, तब तो तीनों में क्या होता, इलोंगेशन बराबर होता। तो हम लिख देते Δ1 इक्वल टू Δ2 इक्वल टू Δ3, है ना। लेकिन क्या इस केस में हम ऐसा लिख सकते हैं, इस केस में ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि फोर्सेस है जो क्या है, बैलेंस नहीं है ना। फोर्सेस है जो हमारा सिमेट्रिकल नहीं है ना। फोर्सेस का जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस है वो सिमेट्रिकल नहीं है, इसीलिए हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर सर क्या करें, इसका मतलब ये हुआ कि अभी फोर्सेस कहाँ लग रहा है, ए बी के बीच में लग रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ए जो हमारा वायर 1 है उसमें इंफॉर्मेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसमें एक्सटेंशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। उसके बाद 2 में उससे कम होगा और सबसे कम किस में होगा, 3 में होगा। जस्ट इमेजिन करने का कोशिश करो इसको, है ना। चूंकि हम फोर्सेस लेफ्ट साइड लगा रहे हैं तो लेफ्ट साइड हमारा क्या होगा, ज़्यादा इलोंगेशन होगा और राइट साइड क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब है नॉन यूनिफॉर्मली ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सटेंशन होगा, इसमें नॉन यूनिफॉर्म एक्सटेंशन होगा तीनों वायर में, है कि नहीं। तो हम मान लेते हैं कि देखो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है, ये क्या है, Δ1 है, ये क्या है, Δ1 है। ठीक है, अब सही हो गया। तो ये Δ1 है ना। वायर 1 में क्या है, Δ1 मान लेते हैं कि इलोंगेशन हुआ है। वायर 2 में क्या है, Δ2 इलोंगेशन हुआ है और वायर 3 में Δ3 इलोंगेशन हुआ है ना। तीनों को मैग्नीट्यूड वाइज है जो यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। क्योंकि इमेजिनेशन से हमें पता चला कि लेफ्ट साइड में क्या होगा, ज़्यादा होगा, लेफ्ट साइड में क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, सो फ्रॉम स्टैटिक इक्विलिब्रियम तो लिख ही सकते हैं P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल टू P, है ना। अब क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट ले लो, इस पॉइंट के अबाउट क्या करेंगे, मोमेंट ले लेंगे ए पॉइंट के अबाउट। ठीक है, तो यहाँ से P1 लग रहा है, यहाँ से P2 लग रहा है, यहाँ से P3 लग रहा है और नीचे क्या लग रहा है, P लग रहा है ना। और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस ए है ना। और बाकी का रिमेनिंग डिस्टेंस ए कितना है, 1.5 है, ये 1.5 है। अब तो सिंबल है, ए पॉइंट के बीच, ए पॉइंट के अबाउट हमें क्या लेना है, मोमेंट लेना है ना। सो देखो ए फोर्स जो P है वो तो क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, कैसा मूवमेंट देगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, तो इसको पॉजिटिव ले लेते हैं। और बाकी जो फोर्सेस P2 P3 है वो कैसा मूवमेंट देगा, वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, तो इसको नेगेटिव ले लेते हैं, है कि नहीं। सो फोर्स P का क्या होगा, मोमेंट P इंटू ए के अबाउट ले रहे हैं तो P इंटू ए बाई, इनफैक्ट ए नहीं, ए बाई 2 है, सॉरी, ये क्या है, ए बाई 2 है ना। सो P इंटू ए बाई 2, P इंटू ए बाई 2 हो गया, है ना। चूंकि ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो ये पॉजिटिव लिख दिए। उसके बाद P2 P3 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है। P2 का मोमेंट कितना होगा, P2 इंटू डिस्टेंस फ्रॉम ए, डिस्टेंस फ्रॉम ए कितना है, ए है, तो P2 इंटू ए हो गया, है ना। और इसका साइन क्या होगा, माइनस आएगा, चूंकि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है। P3 का ए के अबाउट करेंगे तो P3 इंटू 2a, है ना, इसका साइन क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि ये भी एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है, इज इक्वल टू जीरो, है ना। सो यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो आ जाएगा P1 माइनस 2P2, यहाँ से सोल्व करेंगे तो आएगा P1 माइनस 2P2, P1 माइनस 2P2 माइनस 4P3 इक्वल टू जीरो, है ना, इक्वल टू जीरो।
तो क्या इसको लिख सकते हैं 2p2 प्लस 4p3 इजकल टू p, 2p2 प्लस 4p3 इजकल टू p, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, है ना। अब देखो फ्रॉम कंपेटिबिलिटी इक्वेशन, फ्रॉम कंपेटिबिलिटी इक्वेशन, अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि तीनों में क्या था, यहाँ पे फोर्सेस सिमेट्रिकल नहीं है, तो ऐसा यहाँ पे लिख नहीं सकते डेल्टा 1 इजकल टू डेल्टा 2 इजकल टू डेल्टा 3, ठीक है। अब हम ये मान के चलेंगे कि जो हमारा मिडिल वायर है, वायर 2 है, उसमें जो इलोंगेशन होगा वो फर्स्ट और थर्ड के एवरेज के बराबर होगा, फर्स्ट और थर्ड के एवरेज के बराबर होगा। तो हम क्या किए, फर्स्ट और थर्ड का क्या ले लिए, एवरेज ले लिए, फर्स्ट और थर्ड का क्या ले लिए, एवरेज ले लिए। तो दो क्वांटिटी का एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सो डेल्टा क्या हो जाएगा, P2 इंटू एल डिवाइडेड बटा ए इंटू ई बी, चूंकि जो तुम्हारा वायर 2 है वो ब्रास का बना हुआ है तो ए बी लिख दिए, है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, तीनों सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तीनों का सेम है ना, इसीलिए ए लिखा हूँ। यहाँ पे डेल्टा 1 क्या हो जाएगा, P1 इंटू एल डिवाइडेड बटा ए इंटू ई एस प्लस P3 इंटू एल डिवाइडेड बटा ए इंटू ई एस, चूंकि 1 और 3 क्या है, स्टील का बना हुआ है, डिवाइडेड बटा 2, है ना। सो एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एल कैंसिल हो जाएगा, है ना, ए से ए भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, P2 बटा ई बी बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, P1 बटा ई एस बचेगा, और यहाँ पे P3 बटा ई एस बचेगा, और डिवाइडेड बटा 2 भी बचेगा, यहाँ पे छूट गया था, डिवाइडेड बटा 2 भी होगा, है ना। अब देखो ध्यान से, इस ई एस का लेफ्ट साइड ले आओ, ई एस को क्या करो, लेफ्ट साइड ले आओ, है ना। तो जब ई एस को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो क्या होगा, P2 इंटू ई एस बाई ई बी होगा, इजकल टू P1 प्लस P3 डिवाइडेड बटा 2 हो जाएगा। अब ई एस बटा ई बी का वैल्यू तो 2 दिया हुआ है, यहाँ पे देखो ध्यान से, ई एस बटा ई बी का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो ई एस बटा ई बी का वैल्यू क्या पुट कर दिए, 2 पुट किए, जब 2 पुट किए उसके बाद इसका वैल्यू क्या हो गया, 2 इंटू P2 हो गया, 2 इंटू P2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, P1 प्लस P3 डिवाइडेड बटा 2 हो गया, है ना। आगे बढ़ो, जब आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4P2 हो जाएगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4P2 हो जाएगा, यहाँ पे P1 प्लस P3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, तो P1 प्लस P3 का वैल्यू इक्वेशन 1 से हम लिख सकते हैं, P1 प्लस P3 बराबर क्या लिख सकते हैं, P माइनस P2, है ना। सो P1 प्लस P3 इजकल टू लिख दिए P माइनस P2, है ना। इधर क्या है, 4P2 है, जब इधर जाएगा तो 5P2 हो जाएगा, 5P2 इजकल टू P, तो P2 बराबर P बाई 5, जबकि 0.2P, कितना हो गया, 0.2P, है ना। तो इसी तरह से इसको किसी एक इक्वेशन में डाल दो तो P1 का वैल्यू आ जाएगा 0.15P और P3 का आ जाएगा 0.65P। ये तीनों को सम करने पे कितना आना चाहिए, P आना चाहिए, है ना। तो आ जाएगा देखो 0.65P और 0.15P, 0.8 हो गया, और 0.8 प्लस 0.2 कितना हो गया, 1 हो गया। तो क्या है, बनाया हुआ हमारा सही है, ठीक है। तो जितना भी इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर का वेरिएशन हो सकता था वो मैं सारा कंसीडर कर लिया हूँ, है ना। अब एक क्वेश्चन है जो आप लोग के लिए दे रहा हूँ, है ना, एक क्वेश्चन है जो आप लोग पे छोड़ रहा हूँ। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आज किए से उससे भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको सोल्व करके आपको एज ए HW आप कंसीडर कर सकते हैं इसको, है ना। इसको आप सोल्व करके आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है ना, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है, और इफर्ट लगाना है यार, एक बार तो पढ़ना अच्छा से, है ना, इसीलिए इफर्ट लगाओ, है ना, काम करने से पीछे नहीं हटना है, ठीक है। क्वेश्चन समझा देता हूँ। P1 का वैल्यू दिया हुआ 150 किलो न्यूटन, P2 का दिया हुआ है 90 किलो न्यूटन। हमको निकालना है इसमें स्ट्रेसेस इन ईच मटेरियल्स, स्ट्रेसेस इन ईच मटेरियल। 3 मटेरियल्स है, एल्यूमिनियम है, स्टील है और ब्रोंज है ना। एल्यूमिनियम है, स्टील है और ब्रोंज है। पहला का एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ एल्यूमिनियम है 900 mm स्क्वायर, है ना। एरिया ऑफ एल्यूमिनियम है जो 900 mm स्क्वायर है। एरिया ऑफ एल्यूमिनियम नहीं दिख रहा है तो लिख देता हूँ 900 mm स्क्वायर। एरिया ऑफ स्टील दिया हुआ है 2000 mm स्क्वायर, 2000 mm स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ ब्रोंज ये है 1200 mm स्क्वायर, 1200 mm स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से ई एल्यूमिनियम दिया हुआ है 70 गीगा पास्कल, 70 गीगा पास्कल, मतलब क्या हुआ 70 इंटू जीगा में 10⁹। पास्कल क्या होता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर, है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। मेगा पास्कल होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर, पास्कल क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसी तरह से ई ऑफ स्टील दिया हुआ है
कितना 200 गीगा पास्कल, 200 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। इसको एम में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो 6 एक कट जाएगा, उसके बाद 2 इंटू 10⁵ आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद है ई ब्रोंज दिया हुआ है आपका 83 गीगा पास्कल, मतलब 83 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये तो वैल्यू दिया हुआ है। L1 का वैल्यू दिया हुआ है 500 mm, L2 का 250 mm और L3 का 350 mm, है ना। आपको क्या निकालना है, निकालना क्या है, आपको निकालना है सिग्मा एल्युमिनियम, सिग्मा स्टील एंड सिग्मा ब्रोंज, है ना। ये आपको निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ भी क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है और ई का भी वैल्यू चेंज हो रहा है, ई का भी वैल्यू चेंज हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से भी ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर ट्राई कीजिए, है ना। और इसका आंसर है जो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, टाइम निकाल के मैं चेक करके जो सबका जवाब दे दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा, है ना। तो इसको अटेम्प्ट कीजिए, कुछ नहीं, जैसे आज पहला क्वेश्चन किया उसी तरह से इसको बढ़ते जाना है, क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। चलो, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास, है ना। नेक्स्ट क्लास में टेम्परेचर स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेस डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे, है ना। अब कुछ नहीं बचा, क्योंकि क्या होता है ना कि एक टॉपिक को यार सही तरीके से पढ़ाओ ना तो सेटिस्फेक्शन आता है ना, पढ़ने वाला को भी और पढ़ाने वाला को भी, है ना। फ्री का पढ़ा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी को हम डिग्रेड कर दें, है ना, ऐसा नहीं है ना। इसलिए क्वालिटी को मेंटेन रखना भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इसलिए ऑनेस्टी से काम कीजिए आप लोग भी, और अच्छे से इसको कॉपी में लिखिए, है ना। क्योंकि देखो थ्योरी ऑफ लर्निंग बोलता है कि यदि आप सिर्फ सुनते हैं तब आप 30 to 40% है जो सीखते हैं, है ना। लेकिन यदि उसको लिखते हैं तो ये जो इफिशियंसी है आपका बढ़ के 60% हो जाता है ना, 60 to 70% हो जाता है जब आप उसको साथ साथ लिखते हैं, है ना। और जब उस चीज को करते हैं, है ना, मतलब सपोज करें अगर कोई प्रैक्टिकल काम है ना, तो प्रैक्टिकल यदि करता है तो प्रैक्टिकल जब करता है तो उसका एफिशिएंसी 80 to 90% हो जाता है ना। इसलिए जो भी लेक्चर अटेंड करें उसको लिखते जाइए, साथ साथ कॉपी में लिखते जाइए, ठीक है। इससे आपका एफिशिएंसी बढ़ेगा, खुद आप रिवाइज करोगे, है ना। उसके बाद जब सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आपको हम ये बताएंगे कि माइक्रो नोट्स कैसे बनाते हैं, कैसे है जो पूरा एक सब्जेक्ट को आप 1 से 2 घंटा में रिवाइज कर सकते हैं, ये भी हम बताएंगे आपको जब ये पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में आई विल डेफिनेटली स्टार्ट टेम्परेचर स्ट्रेसेस एंड थर्मल स्ट्रेसेस, और ये जो टॉपिक होगा इस चैप्टर 1 का मतलब यूनिट 1 का लास्ट चैप्टर होगा, ठीक है। इसको पूरा डिटेल में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, है ना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करना ना भूलें, है ना। शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सके, और लाइक करो यार, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसको हम स्पेशल क्लास एक लेकर उसको डिस्कस करेंगे, है ना। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।